वेलकम टू केमिस्ट्री एज। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन की वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, जिससे आपने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को चेक कर लिया होगा। तो अभी जो शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है राइट ओवरऑल रिएक्शन ऑफ मरकरी सेल। तो आप देखिए, मरकरी सेल एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वहाँ आपसे सिर्फ सेल रिएक्शन पूछी जाएगी, कंस्ट्रक्शन आपको कोई नहीं पूछता है। तो देखिए, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, आपको इनिशियली आपने पढ़ी भी होगी। क्या होता है कि जो आपका 1 सेकंड में क्या रिएक्शन होती है। देखिए, जो ZnO है, जिंक जो है, आपको पता है इसका एनोड है। और आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जो लेते हैं वो KOH लेते हैं, OH नेगेटिव आयन। इनके साथ जब रिएक्शन करता है तो जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है, प्लस वाटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन ये लिबरेट करता है। देन सेकंड, आपको पता है आप यहाँ पर पेस्ट भरते हैं HgO की। देन ये आपका रिड्यूस होगा बाय द गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो जाता है Hg के अंदर, प्लस आपके 2OH नेगेटिव आयन जो यहाँ से निकल जाते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है कि Zn जो है वो HgO के साथ रिएक्ट करके और आपका ZnO में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस Hg। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, और इसीलिए आपको पता है कि ये सेल आपको कॉन्स्टेंट पोटेंशियल देता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको करवा चुका हूँ कि अगर हम ये रिएक्शन देखें तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप ये इक्वेशन लिख सकते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ x पावर 3। अगर यहाँ आप 3x यानी कंसंट्रेशन को 3 टाइम करेंगे तो रिएक्शन का जो रेट है वो 27 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और जो x से y बनने यानी y की फॉर्मेशन की आपको रेट पूछा तो वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। अब कलर्ड का रीजन क्या होता है कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो लोअर डी ऑर्बिटल से जब वो हायर डी ऑर्बिटल के अंदर जाते हैं, मान लीजिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये हायर जो आपका ईजी ऑर्बिटल है वहाँ पर जाते हैं बाय द गेनिंग ऑफ सनलाइट। और जब वो वापस व्हेन दे कम बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन इमिट करते हैं विच बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। दैट्स वाई जो कोऑर्डिनेशन ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके कंपाउंड कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक शानदार क्वेश्चन दिया गया है, आपको डिफरेंस बताना है। दो तरह की प्रोटीन दे रखी है, एक आपको दे रखा है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा आपको दे रखा है ग्लोब्यूलर। फाइब्रस कह सकते हैं आप, इसको लीनियर प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये कब बनता है, जब लीनियर कंडेंसेशन पॉसिबल होता है, और ग्लोबुलर प्रोटीन बहुत ज़्यादा फोल्ड होता है इसके अंदर, और इस वजह से यहाँ पर क्लोज्ड लिंक्ड जो बॉन्ड है वो भी बन जाते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करूँ कि जो ग्लोबुलर आपकी प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन आपकी बहुत ज़्यादा हाई फोल्ड होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर 3D होती है, जबकि ये कैसी होती है, लीनियर होती है। नेक्स्ट, अगर डिफरेंस की हम बात करें तो जो फाइब्रस प्रोटीन आपकी है, मैं फर्स्ट ये फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बता रहा हूँ। फाइब्रस प्रोटीन जो होती है ऑलमोस्ट जो कॉमन सॉल्वेंट होते हैं उनमें इन सोल्यूबल होती है, जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ये आपको पता है वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है, वाटर में, एसिड में, बेस में सोल्यूबल होती है। अब एग्जांपल की बात करें तो जो एग एल्ब्यूमिन है, वो किसका एग्जांपल है, ग्लोबुलर प्रोटीन का है। जबकि सिल्क के अंदर जो आपकी फाइब्रोइन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये आपका फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, तो इस तरह से एक या दो डिफरेंस आपको बताने थे, यानी आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि फाइब्रस जो है वो लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर है। सॉल्युबिलिटी का आपने बता दिया, ये 3D स्ट्रक्चर इसकी होती है, स्पेरिकल शेप होती है, जबकि ये तो आपका लीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या है। देखिए, जब भी आप टेम्परेचर चेंज करते हैं, एसिड या फिर बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो जो आपकी प्रोटीन है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है बाय द एक्शन ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन पीएच, दैट इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे आप एग को बॉईल करते हैं, आपने टेम्परेचर चेंज किया और एग की जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। अब इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, ये अनचेंज्ड रहती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ आपको मैं नीट के लिए क्वेश्चन बता देता हूँ। जब आप एग को बॉईल करते हैं, एग आपको पता है लिक्विड से जब आप बॉईल करते हैं तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड में। अब आपसे पूछेंगे कि बताओ एंट्रोपी चेंज। अब एंट्रोपी जनरली आप सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा तो गैस की होती है, उससे कम लिक्विड की होती है और सबसे कम सॉलिड की होती है। तो आप क्वेश्चन क्या करके आओगे कि लिक्विड से सॉलिड बना, इसका मतलब एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट जब एग को बॉईल किया जाता है तो एंट्रोपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ध्यान रखेंगे क्योंकि रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है। पहले आपकी वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन की वो बाद में अनकोइल होती हैं और अनकोइल होने के बाद रेंडमली वो अरेंज हो जाते हैं जो अमीनो एसिड्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है कि आपके सामने दो लिक्विड दिए गए हैं। एक्स जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 341 है, वाई जो है उसका 430 है। अब इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पूछा गया है कि विच वन इज एल्कोहल एंड विच वन इज हाइड्रोकार्बन। देखिए एल्कोहल की अगर हम बात करें तो एल्कोहल में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने से उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। जबकि अगर आप हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन के अंदर तो वीक वांडरवाल फोर्सेस काम करते हैं और वीक वांडरवाल फोर्सेस काम करने के कारण इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, लो होगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया कि विच वन इज एन अल्कोहल एंड विच इज हाइड्रोकार्बन। तो आपका जो ये बी है ये क्या है, आपका अल्कोहल है और जो ये क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है। सेकंड रीजन क्या है कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो रीजन मैं आपको बता चुका हूँ, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि यहाँ पर वीक वान डर वाल फोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट देखिए एजियोट्रोप को डिफाइन करना है। एजियोट्रोप एक्चुअली क्या होते हैं, ये लिक्विड के मिक्सचर होते हैं, लिक्विड मिक्सचर होते हैं विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं जस्ट लाइक प्योर लिक्विड। और जो इन लिक्विड से वेपर बनती है उस वेपर में भी कंपोजिशन, मान लीजिए आपने दो लिक्विड ए और बी एक रेशियो में लिए तो आप वेपर के अंदर भी देखोगे तो सेम रेशियो मिलेगा, इसलिए आप इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से भी सेपरेट नहीं कर सकते। तो इट इज ए लिक्विड मिक्सचर विच बॉयल एट कॉन्स्टेंट temperature just like pure liquid and the vapor having same ratio as in their liquid state are known as azeotrope। ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको डिफाइन करना था तो कई तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। एक इसको आप हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की फॉर्म में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें बड़े शानदार तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मान लीजिए यहाँ से ऑस्मोसिस हो रहा है और ये एच हाइट तक आपका लिक्विड का रेंज होता है तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, एच डी जी। दैट मीन एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच बिल्ड अप इन कॉलम ड्यू टू ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट देखिए ये अभी हमने 20 जो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर करवाए थे सेम एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है कि कैल्शियम 20 ग्राम आपको डिपॉजिट करना है। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव की फॉर्म में है तो ये जब डिपॉजिट होगा, एक सिंगल आयन की बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। अगर ये मेरे पास 1 मोल है तो ये आपको चाहिए 2 मोल, तो ये आपका 1 मोल डिपॉजिट होगा। 1 मोल का मतलब हो गया 40 ग्राम। आपको कितना डिपॉजिट करना है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए देखिए 40 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल का मतलब हो गया 2 फैराडे। 2 फैराडे चाहिए तो 20 के लिए कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका 1 फैराडे। नेक्स्ट देखिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, यहाँ पर आयन है, एक आयन के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 3 चाहिए। तब ये एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा कितना, 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो 40 ग्राम के लिए यानी 27 ग्राम के लिए आपको कितने फैराडे चाहिए, 3 फैराडे चाहिए। आपको कितने ग्राम के लिए पूछा है, 40 ग्राम के लिए, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे अब यूनिट लो लगा करके। नेक्स्ट देखिए शानदार क्वेश्चन दिया गया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40 मिनट में कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है, 90% कंप्लीट हो रही है। अब आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, देखिए आप फॉर्मूला पढ़ते हो के इज इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन है, मैं मान लेता हूँ 100 है तो ए माइनस एक्स यानी 90% अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ए माइनस एक्स कितना बचेगा, 10 बचेगा। बस वैल्यूज प्लेस कर दीजिए 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम आपको दिया गया 90% कंप्लीट होने में 40 मिनट लगेंगे, डिवाइडेड बाई 40 लोग 100 अपॉन 10। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 2.303 डिवाइडेड बाई 40 आप इसको सोल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आपका आएगा पर मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एल्डिहाइड द एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी आपको कंपेयर करना है। देखिए यहाँ एक एल्डिहाइड या कीटोन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कार्बोनिल ग्रुप होता है और कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है।
इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है जिसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होता है उसे हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए अल्फा कार्बन एटम है। अब होता क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये जो हाइड्रोजन है आपका ये एसिडिक हो जाता है। दैट्स वाई इजीली ये इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव निकल जाता है, और जैसे ही H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा आपका ये कंडीशन क्रिएट हुई। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अगर इधर लेके जाऊंगा तो आपका कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये किससे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। एंड देन इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ आ गया नेगेटिव। तो इस प्रकार से एक इनोलेट आयन बनता है, और इस इनोलेट आयन के अंदर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल होता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उसके अंदर इस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। कंपैरिजन नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अगर कंपेयर का पूछेंगे तो, क्योंकि कीटोन की अगर हम बात करें तो कीटोन में यहाँ पर एल्किल ग्रुप आ गया, और एल्किल ग्रुप का आपको पता है इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, जो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो आपको पता है इस कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को कम अट्रैक्ट करेगा। तो अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है ये मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए, अगेन आपसे दो तरह की रिएक्शन पूछी गई। ये तो मैंने लास्ट 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी दिया था। HVZ रिएक्शन, हेल्वोलार जेलेंस की रिएक्शन क्या होती है, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वो हेलोजन यानी क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। तो अल्फा जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है, यानी यहाँ पर CH2X एंड COOH बनता है। तो अल्फा कार्बन पर हेलोजन आए तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और ये रिएक्शन आगे भी चलती रहती है, स्टॉप नहीं होती। बट अगर आप इतना भी करते तो आपका सफिशिएंट था। उसके साथ साथ आपसे पूछा गया क्लीमेंशन रिडक्शन। तो देखिए क्लीमेंशन रिडक्शन आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन का करवाया जाता है। दो तरह की रिडक्शन है यहाँ पर, एक तो क्लीमेंशन रिडक्शन है और एक वोल्फ किशनर रिडक्शन है, और दोनों में क्या बनती है, दोनों में एल्केन बनती है। तो देखिए ये किसकी प्रेजेंस में होता है, ये करवाते हैं अपने जिंक अमलगम और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। बस ये सिंपल सी आपको रिएक्शन बतानी थी। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 4H लिख सकते हैं, ये रिडक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन शानदार क्वेश्चन दिया गया है, होमोलैप्टिक एंड हिट्रोलैप्टिक। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो देखी है तो पहली चीज़ मैंने ये एक्सप्लेन कर रखी है, होमोलैप्टिक और हिट्रोलैप्टिक। देखिए अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो एक ही तरह की लिगेंड है तो इसे तो बोलते हैं हम होमोलैप्टिक। और अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स लिख दूं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोलैप्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है और उसका फॉर्मूला आपको बताना है, क्या है, टेट्रा एमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अभी मैंने बनाया था ये, देखिए कोबाल्ट आ गया, उसके बाद आपका टेट्रा अमाइन, तो आप टेट्रा अमाइन लिखें, उसके बाद डाई एक्वा, दो वाटर मॉलिक्यूल लगाएं, देन आपका यानी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, थर्ड, यानी यहाँ पर 3 पॉजिटिव है तो Cl पर नेगेटिव होता है तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Cl3, ये आपका सही फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया IUPAC नेम, तो देखिए ये पेंटा अमाइन, देन क्लोरिडो, आप क्लोरो भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी आ जाएगी थर्ड, एंड देन आप सिंगल स्पेस देकर के लिख सकते हैं क्लोराइड। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड A ऑन हीटिंग विद एक्वस अमोनिया फॉर्म ए कंपाउंड B विच ऑन हीटिंग ब्रोमीन एंड KOH फॉर्म ए कंपाउंड C विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस वन। ठीक है, अब देखिए इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर मैं आपका फॉर्मूला निकालूं तो आपका फॉर्मूला बनता है अमाइन का, यानी एनिलीन बनता है। आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो देन 7 हो गए और एक नाइट्रोजन हो गया। तो देखिए ये फॉर्मूला आपका दिया गया। अब रिएक्शन ये किसके साथ करवा के बनाई गई है, ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ। इसका मतलब ये तो होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, और होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कौन देता है, एमाइड देते हैं। इसका मतलब आपका जो बी कंपाउंड है वो डेफिनेटली ये है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। अब आपके पास अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमाइड कौन देता है, तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एमाइड देते हैं। तो आपका ये तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बार बार मैंने क्वेश्चन करवाया आपको कि एनिलीन जो होता है वो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। रीज़न क्या है? क्योंकि एनिलीन क्या है? आपका बेस है, और जो भी आप फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन करवाते हैं वहाँ पर आपको लेविस एसिड लेना पड़ता है। तो ये एसिड और बेस, ये अपना लोन पेयर इस लेविस एसिड को डोनेट कर देता है और क्या बना देता है? सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन, किसके बीच में है? देखिए आपकी रिएक्शन दी गई है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के साथ आपको पता है जब ये रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो इस एजो डाइअज़ो ग्रुप को रिप्लेस कर देती है, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बेंजीन बन जाएगा एक तो, प्लस आपका एक एल्डिहाइड बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी, प्लस HCl। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, यानी आपको बेंजीन बनानी थी और एक आपको एल्डिहाइड बनाना था। अच्छा, इसके बीच में क्वेश्चन है क्या कि आप एक टेस्ट बताइए जिससे आप एथाइल अमाइन और एनिलीन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बहुत शानदार, एजोडाई, आपने लैब में प्रैक्टिकल भी किया होगा एजोडाई का। यानी यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले आप एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ, जो कि बनाया जाता है NaNO2 प्लस HCl से। टेम्परेचर को कम रखना पड़ता है 4 डिग्री के आसपास, इसलिए आप बर्फ़ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आपका बनता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जब आप बीटा नेफ्थोल के साथ करवाते हैं, ये आपका बीटा नेफ्थोल होता है, तब एक ऑरेंज कलर की डाई बनती है, जिसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर तो कुछ इस तरह से मैं एक बार लिख देता हूँ। ये वाला, ये कंपाउंड बनता है आपका। लेकिन अगर इथाइलामीन की बात करेंगे तो इस तरह की कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। तो एजो डाई जो टेस्ट है वो प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक अमीन जो है उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए आप काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ? अब राउल्ट्स लॉ क्या है भाई, सबको पता है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अगर आपका एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला हुआ है वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन according to Raoult's law, the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent, या आप कहें जो volatile component है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल दिया गया कि 6 जो ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजोल्व इन 60 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी आपको यहाँ पर क्या दे दिया, एक तो आपको WB दे दिया, अमाउंट बता दिया आपको नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की 6 ग्राम, इसमें डिजोल्व किया गया है, यानी सोलवेंट की अमाउंट दे दिया आपको WA कितना, 60 ग्राम। द रेज बॉइलिंग पॉइंट बाई 1 डिग्री, यानी बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड हो जाता है, दैट मीन TB आपको बता दिया 1 डिग्री माने 1 केल्विन माने डिफरेंस बराबर ही होता है, मैं केल्विन ले लेता हूँ चलो। व्हाट इज द मॉलिकुलर मास? मॉलिकुलर मास पूछा है तो देखिए डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है KB इंटू में मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, KB की वैल्यू भी दे रखी है आपको 2.53 इंटू में मोलैलिटी क्या होती है, मोल ऑफ सोल्यूट यानी वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, वेट कितना दिया गया है 6 ग्राम, मॉलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है MB इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई किस में डिजोल है, 60 ग्राम के अंदर डिजोल है, और ये कितना है आपका आंसर 1 है। अब आप इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे तो आराम से आप यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेट कर लेंगे, MB, दैट मीन मॉलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें फर्स्ट टर्म जो आपको दी गई है वो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। की कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम एंड पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज नोन एज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं, जब इनिशियल कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल की हाफ हो जाती है, उसे हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। रेट लो क्या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन पावर n, दैट इज रेट लो। दैट मीन रेट लो इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन रेट इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये ऑलरेडी मैंने आपको जब भी नेम रिएक्शन करवाई थी वहाँ पर मैंने करवाया भी था कि इसके अंदर आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतना ही बताया था मैंने कि यहाँ जो दो चीज़ें बनेगी, देखिए एक अल्कोहल बनेगा और एक एल्किल हैलाइड बनेगा। जो 3 डिग्री वाला पार्ट है उससे तो आपका एल्किल आयोडाइड बनेगा और इससे बनेगा आपका अल्कोहल C2H5OH, ये सही आपका रिएक्शन है। नेक्स्ट राइमर-टिमान रिएक्शन, तो राइमर-टिमान रिएक्शन किसकी है, फिनॉल की रिएक्शन है, किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म, ये आपका फिनॉल,
किसके साथ है? क्लोरोफॉर्म के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या बनता है? आपका बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये आपका CHO, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको आप सैलिसिलेल्डिहाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्ट एनिलीन टू फिनोल। आप एनिलीन को कैसे फिनोल में कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहला काम हमारा, एनिलीन जो है इसे आप कन्वर्ट करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट के अंदर। ये आपका बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। और ये कैसे कन्वर्ट होगा? अभी मैं आपको बता के आया था, NaNO2 प्लस HCl और 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। देन आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें, यानी वाटर के साथ जब इसको आप गर्म करेंगे तो आपका फिनॉल बन जाएगा। वाटर के साथ ये रिएक्ट करके फिनॉल बना देता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन? तो देखिए, एल्कीन, जैसे मान लीजिए मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिए, इसकी रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करवाते हैं, B2H6 के साथ, तो क्या बनता है? ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। अगेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो बेसिक मीडियम में, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। तो यहाँ पर आप अल्कोहल बनाते हैं किससे? एल्कीन से, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? AM के, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। नॉर्मल आप हाइड्रेशन भी करवा सकते थे, बट तब आपके पास 2 प्रोपेनॉल बनता है, बट यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? प्रोपेन 1 ओल बन रहा है, बस एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। नेक्स्ट देखिए, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्यूमीन का पता होना चाहिए कि भाई क्यूमीन क्या होती है। अगर आपको क्यूमीन का पता होगा तो आप आसानी से ये रिएक्शन दे सकते हैं। व्हेनेवर तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, क्यूमीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप क्या कहते हैं इसे? आइसो प्रोपाइल ग्रुप। जब आप इसके ऊपर जुड़ा होता है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है इस तरह से। ये आपके दोनों एल्किल ग्रुप। अगेन जब आप इसे एसिडिफाई करते हैं विद डाइल्यूट H2SO4, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल के अंदर। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, तो डेफिनेटली आपने पढ़ लिया होगा, बस मैं आपको सीधा इनके आंसर बता देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या दिया गया है कि एसाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव पेंटा एसिडेट। देखो, पेंटा एसिडेट जो डेरिवेटिव बनता है, व्हाट डज दिस रिजल्ट? ये इंडिकेट करता है 5OH ग्रुप की प्रेजेंस को। और अब जब भी आप ग्लूकोज बनाते हैं तो उसमें देखिए 5OH ग्रुप होते हैं, जहाँ पर एसाइलेशन होता है, तो 5OH ग्रुप की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, द नेम एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। देखिए, जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो आपको मिलता है D ग्लूकोज प्लस D फ्रक्टोज। और दोनों का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? C6H12O6 होता है, इसका भी C6H12O6 होता है। बस अंतर यह है कि ये तो एक एल्डोहेक्सोज है और ये कीटोहेक्सोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोसाइडिक। देखिए, दो यूनिट के बीच में, दो मोनोसेकेराइड यूनिट के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसे हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। इन्वर्ट शुगर, देखिए आपका जो सुक्रोज है, इसी को ही हम इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। रीजन क्या है? देखिए, ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो आपके पास बनता है D पॉजिटिव ग्लूकोज और एक बनता है D नेगेटिव, ये लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज होता है। और ओवरऑल जो आपका सॉल्यूशन बनता है, ये पूरा का पूरा लीवो रोटेटरी होता है। तो देखिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है जब सुक्रोज का आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस कंपोनेंट का स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा होता है फ्रक्टोज वाले का, और इसका होता है कम। ठीक है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी से कैसा हो जाता है? लीवो रोटेटरी, इसलिए हम इसे सुक्रोज को ही क्या कहते हैं? इन्वर्ट शुगर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेप्टाइड लिंकेज, तो दो अमीनो एसिड के बीच में ये वाली जो लिंकेज बनती है इसे पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट, इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए, 20 अमीनो एसिड्स नेसेसरी, आपको पता है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं वो 20 अमीनो एसिड से मिलकर के बने होते हैं, जिनमें से 10 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। इसलिए बच के जो 10 अमीनो एसिड, इन्हें हमें बैलेंस डाइट के साथ लेने पड़ते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है, जिनका सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, अगेन एक केस स्टडी है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं सिर्फ आपको इसका आंसर दे देता हूँ। आपसे पूछा गया है कि विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन। देखिए, SN1 का ऑर्डर आपको पता है क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री होता है। तो देखिए, 3 डिग्री है, तो डेफिनेटली इसका रेट जो है फास्ट होगा। व्हाट इज कायरलिटी? कायरलिटी का मतलब होता है जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, यानी ऐसा कार्बन जिसकी ऑल 4 वैलेंसीज पर डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं
कायरलिटी। तो देखिए यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, क्योंकि आप इसकी चारों वैलेंसीज पर देखोगे, एक पर हाइड्रोजन है, एक पर ब्रोमीन है, एक पर मिथाइल और एक पर इथाइल ग्रुप है। तो ये कायरल आपका कंपाउंड है, इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, क्योंकि अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राइट द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडो ब्यूटेन। 1 आयोडो ब्यूटेन को कैसे बनाए? देखिए क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन है, तो सीधा आप किसके साथ रिएक्शन करवाइए? सोडियम फिंकेल्स्टीन रिएक्शन हो जाएगी सोडियम आयोडाइड के साथ, तो आपका 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। और यहाँ पर आप जो रिएक्शन करवाएंगे वो KI के साथ करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ S3PO4, तो भी आपका 1 आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बस OH को हटाइए, Cl लगा दीजिए। ध्यान दें यहाँ पर एथेनॉलिक यानी अल्कोहलिक KOH है, और अल्कोहलिक KOH के अंदर बीटा एलिमिनेशन होता है, ये Br निकलेगा और यहाँ से आप H निकालेंगे और रिएक्शन के अंदर एल्कीन बनेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बार बार मैंने बताया है कि एक्वस KOH हो तो सब्सटीट्यूशन करना है और अल्कोहलिक KOH हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, तो ये वाली एल्कीन बनेगी यहाँ पर। अगेन देखिए शानदार क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के साथ जब भी आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो यहाँ से एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा आपके पास ये वाला, और इस पोजीशन पर आपको पता है NO2 ग्रुप अटैच है। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पता है R वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिव होता है, MgX वाला पार्ट होता है पॉजिटिव, तो क्या होगा फिर इस नेगेटिव वाले पार्ट के ऊपर तो आपका MgBr चला जाएगा, और यहाँ पर आपको पता है ये बेंजीन रिंग जिसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो लग जाएगी। किस पोजीशन पर है? ऑर्थो और मेटा पोजीशन के ऊपर है, तो ये ऑर्थो और ये मेटा पोजीशन पर है, NO2 आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर उसका आप करवा रहे हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ OH आ जाएगा, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा ये बेंजोइक एसिड, जिसकी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है मेटा पोजीशन पर। तो ये 1 2 एंड 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक एसिड है और फ्लोरो एसिटिक एसिड है, विच वन इज मोर एसिडिक? तो देखिए फ्लोरीन आपको पता है क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग -I इफेक्ट होता है, और ये इस कार्बन को उतना ही ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज करेगा, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा और उसको इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव इजीली रिमूव कर देगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये वाला जो है आपका ज़्यादा एसिडिक है, जबकि ये क्या है, कम एसिडिक है, -I इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, दिया इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स मैनर में करेंगे। देखिए यहाँ से आपको आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है कि कंपाउंड क्या है, आगे आगे चलते जाएंगे। देखिए 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ ये एक डेरिवेटिव बनाता है, तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन होता है। अब यहाँ से हमें पता चला कि या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। देखिए यानी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, क्योंकि उसके साथ आप रिएक्शन पढ़ते हैं। इट नाइदर रिड्यूस टोलन रिएजेंट एंड नो डी कलराइज ब्रोमीन वाटर, तो आप एल्डिहाइड को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अगर एल्डिहाइड होता तो टोनल रिएजेंट को रिड्यूस कर देता। इसका मतलब यहाँ से एक बात स्पष्ट होगी, ये क्या है, कीटोन है। सेकंड कह रहा है कि गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑन हीटिंग विद आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए तो आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी, और हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देते हैं, जिसके अंदर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, मिथाइल जो कीटोन होते हैं वो देते हैं। सेकंड नेक्स्ट देखिए आगे क्या कर, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन इट फॉर्म क्रोमिक एसिड एंड गिव 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहीं से हम स्टार्ट करें अगर कि 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ये 1 पर हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया और ये लगा दिया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, और इससे हमें ये पता चला कि इनिशियल जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड और कीटोन होने के साथ साथ सब्स्टिट्यूटिव भी, एल्किल सब्स्टिट्यूटिव भी है। तो अगर मैं यहाँ पर ये ग्रुप लगाता हूँ, मान लीजिए, मैं आपको रीजन बताऊंगा इसका कि मैंने ये क्यों लगाया। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो आइडोफॉर्म तो इसी कंडीशन में पॉसिबल है कि आइडोफॉर्म ये रिएक्शन देगा, और यहाँ पर मैंने लगाया CH2CH3। अब आप देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन 6 7 8 9 और 10, यानी 10 तो हो गए कार्बन, देन 3 3 6 6 और 2 8 8 और 4 यहाँ पर हो गए 12 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे तो एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन होगी, तो बिल्कुल ये सही बैठ गया हमारा। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन के साथ करवाते हैं। तो 2,4 जो फेनिल हाइड्रेजिन है आपको पता है क्या होती है, ये आपकी होती है NH बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर NO2 ग्रुप, ये हो गया आपका 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजिन। अब इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये और ये निकाल देंगे और फेनिल हाइड्रेजोन बना देंगे, यानी कि सिंपल ये जुड़ जाएगा आपका, ये डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, तो अब आप अलग अलग पहचान गए होंगे आपको, ये कंपाउंड आपका ये है और ये कंपाउंड आपका ये है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन, तो रिएक्शन मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यूजिंग वीबीटी आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई इन द फॉलोइंग। आपको ए बी सी डी ई को बताना है कि ए बी सी डी क्या है। देखिए ए की अगर मैं बात करूँगा तो सेंट्रल मेटल पूछा गया, तो बेटा सेंट्रल मेटल कौन है? कोबाल्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके ऊपर 2 पॉजिटिव लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पूछा गया सी आपसे हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए ऑक्सीजन डोनर है और वाटर है तो वीक लिगेंड है, तो और 6 आपके कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये हो गया sp3d2। ई में पूछा गया है आपसे हाइब्रिडाइजेशन, तो यहाँ sp3 है। एफ में पूछा गया है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल है। यहाँ डी में पूछा गया है कि ये मैं देखता हूँ एक्चुअली पैरामैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक पूछा गया है, तो यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक है बेटा, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक है। होप ये मेरे हिसाब से ए बी हो गया आपका, सी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, डी भी हो गया, और क्या बचा है यहाँ पर? हाँ बी बच गया, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखिए कोबाल्ट जो होता है आयरन, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट यानी 3d7 और 4s2। तो कोबाल्ट यहाँ पर 2 पॉजिटिव में, इसका मतलब ये हो गया 3d7। अब 7 इलेक्ट्रॉन को अगर आप फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आपका है वो sp3 है, तो एक s और 3p ये पार्टिसिपेट करते हैं, डी का कोई रोल ही नहीं है। अब यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉनों को अगर आप फिल करेंगे तो आपके ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 3 बच गए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर? 3 है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर एसिडिफाइड K2Cr2 7 विद, दो चीज़ों के साथ दी गई रिएक्शन में, देखता हूँ किसके साथ है। विद H2S एंड FeSO4, H2S एंड FeSO4 यानी सल्फेट के साथ। बेसिकली आपको एक रिएक्शन को अच्छे से सोल्व करना था, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आपको पता है Cr2O7 जो 2 नेगेटिव है ये कन्वर्ट होता है किसमें? Cr3 पॉजिटिव के अंदर। तो पहले इसी रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले 7 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, क्योंकि आप किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। फिर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, तो इसके लिए हमने लगा दिया यहाँ पर 14H पॉजिटिव। अब 2 यहाँ पर आएगा क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए। अब इधर तो 6 पॉजिटिव चार्ज है और इधर है 12 नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई आपकी, जो दोनों में काम आ जाएगी। अब देखिए H2S का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने आगे आपको प्रोडक्ट बताया नहीं है कि भाई ये किसके अंदर ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिए H2S का हम कर देते हैं सल्फर के अंदर, तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन है नहीं, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ आ जाएगा 2H पॉजिटिव। अब बात करते हैं चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो लगा देंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब इस इक्वेशन को आप क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करिए और इस इक्वेशन में जोड़ दीजिए, तो ये तो हो गया आपका H2S का ऑक्सीडेशन। दूसरा देखिए, क्योंकि सल्फेट जो है वो तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 के अंदर है, तो Fe जो है वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें? Fe2 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होगा Fe3 पॉजिटिव में। सारे एटम वगैरह बैलेंस है, बस चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन को आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाली इक्वेशन में जोड़ देंगे, तो ये दो सेपरेट इक्वेशन आपकी बन जाएगी। देखिए ये कॉमन इक्वेशन मैंने समझा दिया आपको, ये आपकी H2S वाले ऑक्सीडेशन की, और ये Fe2 पॉजिटिव फेरस का, फेरिक के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको समझा दिया। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसमें जोड़ दीजिए, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए। सेम फॉर दिस वन। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्यूल सेल? तो बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एज ए फ्यूल हम यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट की रोड है और आपका बीच में आप कोई भी NaOH वगैरह का आप सोल्यूशन फिल करते हैं। देन पूछा गया है कि एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये पहला ही क्वेश्चन था मेरा शॉर्ट वीडियो के अंदर। देखिए फ्यूल सेल आपको पता है, एक तो पॉल्यूशन फ्री है, दूसरा कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है, तीसरा इसकी एफिशिएंसी 75% से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका अगेन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपसे पूछा क्या दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ, यानी मोलरिटी दी गई है आपको, एक तो क्या 0.2 m। दूसरा आपको क्या दिया है इसके लिए? द सोल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज द कंडक्टिविटी, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दी गई है, क्या दिया गया है? 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपको पता है क्या पूछा है? मोलर कंडक्टिविटी, तो लैम्डा m इज इक्वल टू क्या होता है? कापा डिवाइडेड बाय मोलरिटी। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपका है। अब आप हम देखेंगे कि मोलरिटी किस में दी गई है आपको? मोलरिटी तो दी गई है मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में, जबकि यहाँ पर क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स है, बस एक ही लोचा है ये, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे और आप लैम्डा m आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जब लीटर को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो अब देखिए आपका आ जाएगा कापा मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई m। अब आप इसको मोल पर लीटर में रख सकते हैं, तो आपको कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू दे दी 0.0248 मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड देन डिवाइडेड बाई m आपको दिया गया है 0.2। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी है, वो यहाँ से निकल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर कोरोजन एंड as an electrochemical phenomena, explain corrosion of iron by giving reaction taking place at anode and
कैथोड बहुत शानदार रिएक्शन है, जो Fe2 पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट होता है, देन वो Fe3 पॉजिटिव में, देन वो अपना ऑक्साइड बनाता है। तो बहुत ही शानदार रिएक्शन यहाँ पर बन जाएगी। देखिए एनोड के ऊपर आपकी क्या रिएक्शन होती है कि आयरन जो है वो कन्वर्ट होता है Fe2 पॉजिटिव के अंदर, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, एनोड पर। तो ये रिएक्शन आपकी होती है एनोड पर। देन अगर हम बात करें कैथोड पर, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पिकअप किए जाते हैं H पॉजिटिव आयन के द्वारा, ठीक है। और ये H पॉजिटिव आयन कहाँ से आते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये मिल करके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड H2CO3। यहाँ से आते हैं H पॉजिटिव आयंस। दीज H पॉजिटिव आयन ट्रैप इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेसेंट हाइड्रोजन। अगर आप बैलेंस करना चाहेंगे रिएक्शन को, तो इस तरह से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये जो रिएक्शन आपकी है ये कैथोड के ऊपर हो रही है, और ये फिर वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ मिल करके और बनाते हैं वाटर। तो इसका मतलब जो नेट कैथोड के ऊपर होने वाली रिएक्शंस को अगर मैं लिखूं, तो कैथोड पर नेट रिएक्शन क्या हो रही है, 2H पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन जो कहाँ पर हो रही है, ये कैथोड के ऊपर रिएक्शन। तो एनोड पर ये रिएक्शन आपको लिखनी थी, और ये रिएक्शन आपको कैथोड पर लिखनी थी। ऊपर वाले रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, सिर्फ आप ये दो रिएक्शन लिख सकते थे। नेक्स्ट देखिए, द सेल इन विच ए फॉलोइंग रिएक्शन अकर। आपको ई सेल दिया गया है और गिब्स एनर्जी पूछी है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, -NF ई सेल नोट होता है। देखिए ई सेल नोट आपको दे रखा है, एफ आपको पता है 96500 कूलम होता है, एन आपको यहाँ से पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन 2 पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में। आप सेपरेटली इनको सोल्व करके देखेंगे पता चल जाएगा। बस यहाँ पर आप रखिए इनको और आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह की मैं आपको एक पहले रिएक्शन समझा चुका हूँ ऑलरेडी कि हाउ डज एसिडिफाई पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन रिएक्ट विद फॉलोइंग। तो देखिए जो MnO4 नेगेटिव आयन है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में। अब आप पहले इस रिएक्शन को सोल्व कर लेंगे, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल आ गए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 8H पॉजिटिव आ जाएंगे, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इधर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये एक कॉमन रिएक्शन आपकी बन गई। उसके बाद ये कह रहा है कि किसको करना ऑक्सीडाइज, ऑक्सीलेट आयन। ऑक्सीलेट आयन क्या होते हैं, C2O4 नेगेटिव होते हैं। ऑक्सीलेट आयन किस में कन्वर्ट होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे भाई। अब सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, तो यहाँ तो हमने 2 लगा दिया। ऑक्सीजन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई। चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने इधर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से ये कह रहा है कि आयोडाइड आयन, अब आई नेगेटिव जो है वो ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन के अंदर यानी I2 के अंदर। आप इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, फिर इधर 2 इलेक्ट्रॉन, सेम यहाँ हो गया, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस इक्वेशन को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस कॉमन इक्वेशन में आप जोड़ करके अपनी इक्वेशन बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि एक्सप्लेन विद, आपको रीजन देना है कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं भाई। देखिए एक तो इनका स्मॉलर साइज है, सेकंड हाई चार्ज इनके ऊपर होता है, एंड थर्ड और इम्पोर्टेंट इनके पास वैकेंट N-1d सब शेल होती है, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। Zn2 पॉजिटिव कलरलेस होता है, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव की अगर बात करेंगे तो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होगी। इसका मतलब इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। जबकि Ni2 पॉजिटिव की अगर हम बात करेंगे तो Ni2 पॉजिटिव के पास क्या है, सॉरी ये इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसा है, कलर, इसके सोल्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, और ये कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए क्रोमियम 2 पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा और किस में जाएगा, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप देखिए क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक एस से जाएगा और 2 डी से जाएंगे, 3d3। 3d3 का मतलब होता है कि इसका जो T2Z3 यानी हाफ फील्ड T2Z3 होता है, और जो D3 आयंस होते हैं उनके लिए क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है, और D3 आयन जो एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, दैट्स वाई इट इज मोर स्टेबल, और इसीलिए आपका जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, आप जो F ब्लॉक के मेंबर है उनको, क्योंकि वहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करते हैं आप, N-2 F सब शेल में फिल करते हैं। राइट डाउन देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो N-2 F 1 to 14, N-1 D में या तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, फिर एक इलेक्ट्रॉन होता है, और NS2 ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो इस तरह से ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इवन अगर आपने हमारी सिंगल शॉट वीडियो या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो भी हमने वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन उसके नियर बाई ही पूछे गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें अच्छे से समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और क्योंकि अब आपके ऑलमोस्ट जिनके पास बायोलॉजी है, देखिए उनका फिजिक्स का पेपर भी हो गया, आज केमिस्ट्री का भी हो चुका है,
और बायोलॉजी का पेपर भी उनका हो चुका है। अब उनका या तो NSQF सब्जेक्ट है या फिर हिंदी है, तो उसका पेपर बचा रहता है। अब वो करेंगे नीट की तैयारी। तो देखिए, नीट के लिए 1 या 2 डेज के अंदर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनसे प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और आपको किस तरह से उनको सोल्व करना था, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री के, उन सब की स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और जल्दी मैं मिलता हूँ आपको एक नीट फाउंडेशन सीरीज़ के साथ। थैंक यू।